नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी पे और मैं आपका अपना हेमंत सर चाणक्य। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज के टॉपिक का नाम है मॉडल ऑक्सिलरी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी। तो लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं जैसे कि विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। ये सभी को हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। तो इनको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, इनके बारे में जानना शुरू करें, उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिरकार हमको मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों हम इन वर्ब्स के बारे में पढ़ें, जबकि वर्ब्स तो हमारी ये एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी, इनको हम लोग दूसरे नाम में हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारी डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड ये भी होती हैं। तो उनमें और इनमें डिफरेंस क्या होता है और इनको हम लोग क्यों सीखते हैं, पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, पहले देखिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, जैसे कि ही इज रीडिंग अ बुक, जस्ट सपोज। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही इज रीडिंग अ बुक। अब ये वाले सेंटेंस को हम लोग कॉन्टिन्यूस कहेंगे, इतनी बात तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और इस सेंटेंस को कॉन्टिन्यूस कह रहे हैं। अब एक बात समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस सेंटेंस को हमने कॉन्टिन्यूस कहा तो कॉन्टिन्यूस हमने इसलिए कहा कि कोई इंसान जो किताब पढ़ रहा है और आखिरकार वो किताब पढ़ ही रहा है, तभी तो उसको देख के हम लोग कह रहे हैं कि वो किताब पढ़ रहा है। जब कोई व्यक्ति किताब पढ़ रहा है तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि वो किताब पढ़ रहा है। तो ये सर्टेन है, ये श्योर है कि हाँ वो किताब पढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ कि कॉन्टिन्यूस सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तब हम उसको देख के उस टाइम पर जो बात कहते हैं, उसके कंटिन्यूस एक्शन को देखकर, वो हमारा कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता है। और कॉन्टिन्यूस सेंटेंस एक तरीके से सर्टेनिटी दिखाते हैं कि हाँ ये वाला काम हो रहा है। अगर कोई किताब नहीं पढ़ रहा तो फिर हम लोग ऐसे कैसे कह देंगे किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा होगा तभी तो हमने बोला। तो ये सेंटेंस सर्टेनिटी दिखा रहा है कि हाँ वो किताब पढ़ रहा है। और समझ में आएगा। एक अगला एग्जाम्पल देखिएगा। मैं अगर एक एग्जाम्पल ऐसे लिख दूं, जैसे कि ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर। ठीक है, और ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट का होता है। तो यहाँ परफेक्ट वाले सेंटेंस में हम लोग यहाँ पे हैज रिटन जो लगा रहे हैं, ये वाली वर्ब लगा रहे हैं, ये श्योर हो रहा है कि परफेक्ट का है। और सेंटेंस का मतलब है कि वो एक लेटर लिख चुका है। तो एक्चुअली में वो सर्टेन है, वो श्योर है, वो निश्चित है कि उसने एक पत्र लिख लिया है, तभी हम लोग कह रहे हैं कि उसने लेटर लिख दिया है। तो जो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होते हैं या परफेक्ट सेंटेंस होते हैं, ये इस वाली बात को दिखाते हैं कि हाँ कोई काम डन हो चुका है। और ये दोनों टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो सर्टेनिटी को शो करते हैं, निश्चितता को दिखाते हैं कि हाँ ये वाले काम हो चुके हैं। अगर किसी ने पत्र नहीं लिखा है तो फिर हम ऐसा क्यों कहेंगे उसने पत्र लिख लिया है, इसका मतलब कि हाँ वो पत्र लिख चुका है। और कोई लेटर अगर मतलब किताब पढ़ रहा है तभी हम लोग कह रहे हैं कि हाँ वो पढ़ रहा है। तो अब सेंटेंस तो और भी बहुत सारे होते हैं हमारे, कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, एक और होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों से मिलकर बनता है। जो काम हमारा कुछ हो चुका है और बाकी है, उन दोनों को मिला के जो हम बनाते हैं वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। उसमें परफेक्ट का भी गुण होता है, कॉन्टिन्यूस का भी होता है, तभी उसको हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। तो उसको तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, एक और है वो समझिएगा। अब मैं अगर तीसरा सेंटेंस ये लिख दूं, जैसे कि ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ही गोज टू स्कूल। अब ये वाला सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट का है। इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में हम लोग ये कह रहे हैं कि वह स्कूल जाता है। हो सकता है कि वो स्कूल ना जाता हो, कहीं और घूमने चला जाता हो। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक धारणा है, हमारी एक एजम्पशन है कि हमने मान लिया है कि वो स्कूल जाता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो स्कूल नहीं जाता। कंटिन्यूस वाले में संभव नहीं है कि वो नहीं पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है तभी हम लोग कह रहे हैं। परफेक्ट वाले में संभव नहीं है कि उसने पत्र नहीं लिखा है, लिख लिया है तभी हम लोग कह रहे हैं कि वो लिख चुका है। लेकिन ही गोज टू स्कूल, ये हमारी सोच है कि वो स्कूल जाता है। हो सकता है वो स्कूल ना जाता हो, एक बार हमने उसको स्कूल जाते हुए देख लिया तो हम कह रहे हैं स्कूल जाता है। अब अगर हमें इस टाइप के सेंटेंस में ये श्योर करना हो कि हाँ वो स्कूल जाता ही है, तो उसको एक और तरीके से लिखते हैं। आपने जानना होगा कि ही डज गो टू स्कूल। इस सेंटेंस को भी इंडेफिनिट ही कहा जाएगा, लेकिन इसके माने ये श्योर है कि वो स्कूल जाता तो है, जाता ही है। आपने सुना होगा मैं खाता तो हूँ, मैं पीता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, तो वो जाता तो है।
अब इस वाले सेंटेंस में तो कोई श्योर नहीं था कि वो स्कूल जाता है, हो सकता है कभी कभी स्कूल ना भी जाता हो, इधर उधर चला जाता हो, या स्कूल जाता ही ना हो, इधर उधर घूमने चला जाता हो, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब है कि वो स्कूल जाता ही है। तो इंडेफिनिट वाले सेंटेंस जो होते हैं वो एक तरीके से अनसर्टेन होते हैं। इंडेफिनिट वाले सेंटेंस एक तरीके से जनरल सेंस में अनसर्टेन होते हैं, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी दिखाते हैं। हो सकता है कि ये वाला काम होता भी है या हो सकता है नहीं भी होता। और अगर आपको इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को एम्फेसाइज करके ये कहना हो कि हाँ वो वाला काम ज़रूर होता है, डेफिनेट होता है, तो फिर आप लोग डू डज डिड का यूज़ करेंगे। जैसे कि एक चौथा सेंटेंस अगर मैं ये लिख दूँ, दे प्ले हॉकी, ये भी सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट का है क्योंकि इसमें वर्ब की V1 लगा रहे हैं। अब वे हॉकी खेलते हैं, ये मेरी सोच है कि वो हॉकी खेलते हैं, हो सकता है कि हॉकी ना खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो। मेरे दिमाग से, मेरी सोच से, या मैंने कभी उन्हें हॉकी का बैट या रैकेट जो भी होता है वो पकड़ते हुए देख लिया और मैं कह रहा हूँ कि वो हॉकी खेलते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो हॉकी ना खेलते हो, ये सिर्फ मेरी सोच है, ठीक है, और मैं सर्टेन नहीं हूँ। तो इंडेफिनिट वाले सेंटेंस क्या होते हैं, एक तरीके से सर्टेनिटी को नहीं दिखाते, ये अनसर्टेनिटी को दिखाते हैं। और अगर मुझे श्योर करना हो कि वो सिर्फ हॉकी ही खेलते हैं, ये श्योर है, तो फिर मुझे कहना पड़ेगा दे डू प्ले हॉकी, ठीक है, ये भी इंडेफिनिट है। लेकिन अब ये श्योर हो गया कि हाँ वो हॉकी खेलते ही हैं, वे हॉकी खेलते ही हैं। तो नाउ आई कंक्लूड, जो मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ वो ये है कि कंटिन्यूअस श्योरिटी है, परफेक्ट श्योरिटी है, लेकिन इंडेफिनिट में जो जनरल सेंस होते हैं वो श्योरिटी नहीं होती, वो एक उनकी अपनी सोच होती है। हो सकता है 50-50 वाली बात है, वो स्कूल जाता हो या नहीं जाता हो, ठीक है। और अगर वो श्योर करना है कि स्कूल जाता ही है तो फिर आपको डू या डज लगा के जो इंडेफिनिट बनते हैं वैसे बनाना पड़ेगा। ऐसे हमने बोला कि दे प्ले हॉकी, कि वो हॉकी खेलते हैं, तो हो सकता है कि ना भी खेलते हो, ये मेरी एक सोच है, हो सकता है खेलते हो सकता है ना भी खेलते हो, ये श्योर नहीं है। पर लेकिन अगर इसी वाली बात को श्योर करना है तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, दे डू प्ले हॉकी, ठीक है। अब इंडेफिनिट के लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो 100% श्योरिटी को दिखाते ही हैं। वो हमारे साइंटिफिक फैक्ट हो सकते हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकते हैं, वो आपके हिस्टोरिकल फैक्ट हो सकते हैं। उस टाइप के अगर फैक्ट हैं तो वो तो श्योरिटी है कि वो 100% तय है। जैसे कि अब वहाँ पे कोई मतलब संभावना ना होने की नहीं होती, वो इंडेफिनिट होते हैं लेकिन वो श्योर है कि हाँ वो काम होता ही होगा। जैसे कि मैं एक 5वां सेंटेंस लिख के अगर ये बोलूँ कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं है कि हो सकता है कि पानी फ्रीज ना होता हो 0 डिग्री पे, वो 0 डिग्री पे तो 100% होगा। तो ये हमारा साइंटिफिक फैक्ट है। ऐसे अगर हम बोलें कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो श्योर है कि ये बॉयल होगा ही होगा। अब यहाँ तो कोई मतलब डाउट वाली बात ही नहीं है कि शायद ना होता हो, लेकिन ये तो 100% है। अब ये भी दोनों सेंटेंस इंडेफिनिट हैं। तो इंडेफिनिट सेंटेंस अगर जनरल सेंस में लिखे गए हैं, जैसे कि ये वाली बातें हैं, तो वहाँ एक बार को डाउट हो सकता है कि वो वाला काम होता हो या ना होता हो। ये फिर ये वाला है, हो सकता है वो क्रिकेट खेलते हो या ना खेलते हो, मतलब हॉकी खेलते हो या ना खेलते हो। लेकिन अगर आप इंडेफिनिट का यूज़ ये साइंटिफिक फैक्ट में करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ में करते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्ट में करते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट में करते हैं, तो वहाँ तो श्योर होने वाला है, सर्टेन होने वाला है कि वो वाला काम होता ही होगा। अब इस सब चीज़ को यहाँ पर रोक के हम लोग इसको समझते हैं कि इसकी बात में ये वाली बात कहाँ से आई। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, कोई काम अगर हो चुका है तो हम लोग परफेक्ट यूज़ कर लेते हैं, कोई काम हो रहा है तो हम कॉन्टिन्यूस यूज़ कर लेते हैं, कोई काम होता है या नहीं होता तो हम लोग इंडेफिनिट यूज़ कर लेते हैं। अब इससे परे कुछ बातें ऐसी भी तो हो सकती हैं कि उसको ये काम करना चाहिए, समझ रहे हैं, ये काम होने की संभावना है, ये काम करना ही पड़ेगा, ऐसी मतलब किसी की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, या उसने साहस कैसे किया ऐसा करने का। जब इन चीज़ों को दिखाना हो, भाई यहाँ से हम लोग कंटिन्यूटी दिखा पाए, यहाँ से हम लोग कंप्लीशन दिखा पाए, यहाँ से हम लोग इंडेफिनिटी दिखा पाए। लेकिन अगर हमको एडवाइस दिखानी हो, अब दूसरी भाषा में एडवाइस दिखानी हो तो कैसे दिखाएंगे, हमें परमिशन दिखानी हो तो कैसे दिखाएंगे, किसी की कैपेसिटी दिखानी हो तो कैसे दिखाएंगे, हैबिट दिखानी हो तो कैसे दिखाएंगे, एडवाइस दिखानी हो तो कैसे दिखाएंगे। अब ये सारी चीज़ों के लिए जो हमें यूज़ करना पड़ेगा वो यूज़ करना पड़ता है फिर मॉडल ऑक्सिलरीज। भाई ये जो हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, टेंसेस होते हैं, वो हमें किसी काम का कंप्लीशन दिखा सकते हैं, इनकम्प्लीशन दिखा सकते हैं, इंडेफिनिटी दिखा सकते हैं। लेकिन इन सबसे परे जो बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एडवाइस हो गई और रिक्वेस्ट हो गई, परमिशन हो गई वगैरह वगैरह, उन चीज़ों को दिखाने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो होती है हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज। अब ये बहुत सारी होती हैं।
एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ क्या क्या होती हैं, एक बार आप समझ लीजिए। वैसे ये सारी बातें आप लोग जानते ही होंगे, ये सारी बातें आप लोग जानते ही होंगे जो मैं बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं। देखिए, विल होता है, शैल होता है, मे होता है, माइट होता है, कैन होता है, कुड होता है, वुड होता है, शुड होता है, मस्ट होता है, ऑट टू होता है, यूज टू होता है, नीड होता है, डेयर होता है। एक बार जना गिने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुल मिला के जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो कितनी होती हैं, वो हमारी 13 होती हैं। ठीक है, अब इन 13 में से जो आज के लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में जब डिस्कस करेंगे वो इन दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नीड और डेयर को। वैसे मैं आपको समझा दूं एक बार, जो विल और शैल होते हैं वो फ्यूचर की बात को यूज़ करने के लिए कहे जाते हैं। मतलब विल और शैल से हम लोग फ्यूचर की बात को अगर दिखाना हो तो हम लोग विल शैल का यूज़ करते हैं। अगर कभी आपको ऐसी संभावना दिखानी है तो हम लोग मे का यूज़ कर लेते हैं, और संभावना अगर कम है किसी काम की तो हम लोग माइट का यूज़ कर लेते हैं, और उसी चीज़ में किसी काम को कंपल्शन में करना है तो मस्ट का यूज़ कर लेते हैं, एडवाइस देनी है शुड का यूज़ कर लेते हैं, एक पास्ट हैबिट को दिखाना है वुड का यूज़ कर लेते हैं, और कहीं हद तक ऑट टू का यूज़ भी पास्ट हैबिट दिखाने को होता है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट की कैपेसिटी दिखाने का होता है, और कुड का यूज़ पास्ट की कैपेसिटी दिखाने का होता है। ऑट टू का यूज़ मॉरलिटी के लिए होता है, कोई चीज़ अगर मॉरलिटी है तो आपको ऑट टू का यूज़ करना पड़ेगा। अब नीड माने क्या होता है, नीड माने होता है किसी की हिम्मत, मतलब सॉरी ज़रूरत। ठीक है, किसी को ज़रूरत है उसके लिए हम लोग नीड का यूज़ करेंगे, और अगर किसी में साहस दिखाना है तो हम लोग डेयर का यूज़ करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम सीखने वाले हैं ये सारी चीज़ें लगभग मैं मानता हूँ कि ईजी होती हैं, अधिकतर स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन जो बच्चे कम जानते हैं या कन्फ्यूजन में रहते हैं वो जो नीड और डेयर हैं उसको सीखने की वजह क्या मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, नीड और डेयर को अगर छोड़ दें, इन 13 में से 2 हटा दें तो जितने भी बचे हुए हैं ये, इन सभी के साथ किसी भी सेंटेंस में, किसी भी कंडीशन में, हर जगह सिर्फ एक ही वर्ब आती है, उसको आप कहने वाले हो वर्ब की V1। ठीक है, 13 में से 2 को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी बचेंगे, ये जो आपके सामने है 100% कोई दूसरी कंडीशन ही नहीं है कि इनके बाद वर्ब की V1 ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, बस एक कंडीशन होती है कि यूज टू को जब हम लोग एडजेक्टिव बना लेते हैं तो उसके बाद आईएनजी आ जाती है, वो बहुत दूसरी बात है। लेकिन बाकी अगर वैसे जनरल सेंस में कहा जाए तो एक ही शर्त है कि मॉडल ऑक्सिलरीज जितनी भी हैं उन सभी में इन 2 को अगर छोड़ दें तो इन सभी के साथ वर्ब की V1 ही आती है। अब हालांकि नीड और डेयर जो होते हैं इनके संग वर्ब की ये भी मॉडल है और ये भी मॉडल है, और जब मॉडल ऑक्सिलरीज में वर्ब की V1 आती है तो V1 तो इनके साथ भी आती है, V1 तो इनके साथ भी आती है, लेकिन इनके संग एक और कंडीशन है कि इनके संग 2V1 भी आती है। नीड और डेयर के संग आप लोग देखेंगे कि इनके संग V1 के अलावा इनके साथ 2V1 भी आती है। वही हमको सीखना है कि इनके संग V1 कब आती है, इनके संग 2V1 कब आती है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं समझने की। तो इसको सीखना है तो बहुत आसान। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये जानें कि ये जो हमारे नीड और डेयर होते हैं इनको कहीं हद तक एक और नाम से पुकारा जाता है। मॉडल्स तो हमारे ये होते ही हैं, इनको सेमी मॉडल्स और कहा जाता है। अर्ध रूपात्मक क्रियाएं, मॉडल ऑक्सिलरीज को रूपात्मक क्रिया कहा जाता है, और इनको रूपात्मक क्रिया में जो कहते हैं नीड और डेयर को सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। सेमी माने होता है माने आधा। अब ये इनका आधे से क्या मतलब है, इनका आधे से मतलब ये होता है कि ये चीज़ें मैंने आपको क्या बोला कि ये मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। बस नीड और डेयर भी फिर हेल्पिंग वर्ब तो होने ही वाली हैं, क्योंकि नीड और डेयर भी तो हमारी मॉडल्स होती हैं। अगर नीड और डेयर मॉडल्स होती हैं तो ये भी तो हेल्पिंग वर्ब होंगी, पर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी फंक्शन करती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी फंक्शन करती हैं। नीड और डेयर, दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए, नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी फंक्शन करती हैं। दोबारा समझिए, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो डेफिनेटली नीड और डेयर भी हेल्पिंग मॉडल ही होते हैं, नीड और डेयर भी मॉडल ही होते हैं। अगर नीड और डेयर भी मॉडल होते हैं तो ये भी हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करते हैं। लेकिन इनके संग एक और है एक्स्ट्रा चीज़ समझने की कि नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी फंक्शन करते हैं। ये दोनों फंक्शन कर लेते हैं, इसीलिए इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। बाकी जितने भी थे वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही फंक्शन करते हैं, मेन वर्ब का फंक्शन नहीं करते। लेकिन ये चीज़ें हेल्पिंग वर्ब के संग संग मेन वर्ब का भी फंक्शन करती हैं।
इतनी बातें समझने के बाद एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि जब नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करते हैं तो इनके संग जो वर्ब यूज होती है वो होती है V1। जब नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करते हैं तो उनके संग वर्ब की V1 यूज होती है, और जब नीड और डेयर मेन वर्ब का फंक्शन करते हैं तो इनके संग वर्ब की 2V1 यूज होती है। बहुत सिंपल सी बात है समझने वाली। नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब का भी फंक्शन करते हैं, नीड और डेयर मेन वर्ब का भी फंक्शन करते हैं, लेकिन जब नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करते हैं तो उनके बाद वर्ब की V1 यूज होती है, और जब नीड और डेयर मेन वर्ब का फंक्शन करते हैं तो उनके बाद वर्ब की 2V1 यूज होती है। अब आप लोग जो कन्फ्यूजन में है वो इस वाले कन्फ्यूजन में है कि हम कब जानेंगे कि कब ये हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर रहे हैं और हम कब जानेंगे कब ये मेन वर्ब का फंक्शन कर रहे हैं। तो एक सिंपल रूल आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देगा, जो भी धुंधला है वो सब क्लियर कर देगा। एक सिंपल रूल मैं लिखता हूँ, मेरे संग आप लोग लिखते रहें, समझते रहें, ठीक है। बड़ा एक सिंपल रूल, सारी चीज़ें आज आपकी क्लियर, बस एक रूल और सब खत्म। समझिएगा, रूल ये है, जब इनके तुरंत बाद नॉट हो या ये सब्जेक्ट से ठीक पहले रखे हों तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। वेरी सिंपल। अब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कब करते हैं बस आप ये समझ लो। फिर इसके अलावा जो भी फंक्शन होगा, जहां भी रखे हों, जैसे भी रखे हों, फिर ये मेन वर्ब ही होंगे, तय है। समझिए क्या कंडीशन है, जब इनके तुरंत बाद नॉट हो, जब इनके तुरंत बाद नॉट हो, या तो ये हो, ठीक है, या फिर ये सब्जेक्ट से ठीक पहले रखे हों। बस दो ही कंडीशन है। अगर नीड और डेयर के तुरंत बाद नॉट आ जाए, ठीक है, माने कि या तो ऐसे हो जाए, जैसे मान लो नीड लिखा हुआ है, नीड के बाद आपने नॉट लिख दिया, या डेयर लिखा हुआ है और डेयर के बाद आपने नॉट लिख दिया, या तो ये कंडीशन हो, या फिर ऐसे ना हो, मान लो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मान लो नीड को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में उन्होंने नीडेंट लिख दिया है, ये भी तो नीड के बाद नॉट माना जाएगा। या डेयर के बाद नॉट पूरा ना लिख के उसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख दिया है, डेयरेंट कर दिया है, तब भी तो यही माना जाएगा कि इसके तुरंत बाद नॉट रखा है। या तो ये कंडीशन हो, या तो ये कंडीशन हो, तब ये क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगे, तो ये हेल्पिंग वर्ब होंगे। या फिर कंडीशन ये हो कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट रखा है, मान लो ही, ठीक है, और उससे पहले आपने नीड रख दिया, या फिर सब्जेक्ट रखा है मान लो शी और उससे पहले आपने डेयर रख दिया, सब्जेक्ट से पहले। या फिर दूसरी कंडीशन ये है, तो इस कंडीशन में इनको क्या कहा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। इस कंडीशन में क्या कहा जाएगा इनको, हेल्पिंग वर्ब। और जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो इनके बाद आने वाली वर्ब कौन सी होगी, फिर V1। तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जब इनके तुरंत बाद नॉट हो या ये सब्जेक्ट से ठीक पहले रखे हो तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, और इनके बाद वर्ब V1 होगी। बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है कि इनके बाद वर्ब V1 ही होगी, V1 ही होगी, बिल्कुल श्योर है, ठीक है। पहली कंडीशन। अब मान लो बस ये दो कंडीशन ना हो, तीसरी कोई भी कंडीशन हो, ये दो कंडीशन ना हो और तीसरी कोई भी कंडीशन हो, तब ये क्या कहलाएंगी, फिर ये मेन वर्ब कहलाएंगी, और अगर ये मेन वर्ब कहलाएंगे तो फिर आने वाली वर्ब कौन सी होगी, 2V1। आने वाली वर्ब कौन सी होगी, 2V1। बस नीड और डेयर खत्म। इतनी सी बात थी, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस एक छोटा सा नियम है जो आपको समझना है। ये जब सब्जेक्ट से ठीक पहले रखे हों या इनके तुरंत बाद नॉट हो तो फिर ये क्या कहलाएंगी, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी, और जब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी तो इसके बाद V1 आएगी, और अगर ये चीज़ नहीं है, ये इसकी कोई और दूसरी कंडीशन है, कुछ भी कंडीशन है, तो फिर ये मेन वर्ब होंगी, और मेन वर्ब होंगी तो फिर इनके बाद क्या आता है, 2V1 आती है। अब आइए अगली स्लाइड में मैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाने वाला हूं कि किस किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं और कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में। आइए देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। मैं एक बार क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ, तो आप लोग क्या करिएगा, मेरे पढ़ने के बाद पहले वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन आपके सामने है,
अपना आंसर एक बार आप लोग खुद लगा लें, जानिए कि आपने जो सीखा वो आपके लिए कितना काम का है। उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा, तो एक बार मैं साइड से हट जाता हूं, आप लोग अपने क्वेश्चंस को एक बार खुद सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि मेरे हटने के बाद, वीडियो पॉज करने के बाद आपने अपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया होगा, आंसर लगा लिए होंगे। अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास करें। सबसे पहले सेंटेंस में हमने बोला हाउ डेयर यू टू टच माई फोन, तुम्हारी मेरी फोन छूने की हिम्मत कैसे हुई। अब यहाँ पर हमने देखा कि डेयर का यूज कहाँ हुआ है, यू से ठीक पहले। यू क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से ठीक पहले इसका यूज हुआ है, इसके माने ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद वर्ब की V1 आनी चाहिए थी। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, टू टच, टू हट जाएगा। सेंटेंस नंबर 2 में एवरीबडी नीड गेट सम रेस्ट। अब नीड ना तो सब्जेक्ट से पहले आ रहा, एवरीबडी हमारा सब्जेक्ट है, ना तो सब्जेक्ट से पहले आ रहा और ना ही इसके तुरंत बाद नॉट आ रहा। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर ये क्या है, मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो फिर इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, इसके बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब की टू V1। तो गेट की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू गेट, ठीक है। गेट की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, टू गेट, टू गेट, टू गेट। अब सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर मान लीजिए मैं सेंटेंस ये लिखता हूं कि ही गो देयर, तो आप लोग पहचान जाएंगे कि ही गो देयर गलत है, क्योंकि ही जो है हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है और सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के संग अगर हम लोग मेन वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब की ऐसे ES फॉर्म होनी चाहिए, आपको लिखना चाहिए यहाँ पर गोज, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे मैंने इसको मेन वर्ब बोला है और एवरीबडी हमारा सब्जेक्ट है, आप जानते हो नहीं जानते हो, एवरीबडी हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ती है, SAES। तो यहाँ पे गो की जगह हमने क्या लिखा, गोज। ठीक वैसे ही फिर नीड की जगह में क्या लिखेंगे, नीड्स। अगर ये मेन वर्ब का काम करेगा तो फिर उसको मेन वर्ब की तरह ट्रीट करिए ना आप लोग। एवरीबडी नीड्स टू गेट सम रेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही नीड टू कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। अब नीड का यूज सब्जेक्ट से ठीक पहले तो हो नहीं रहा और उसके तुरंत बाद तो नॉट आ नहीं रहा, तो इसके माने क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, टू V1, और टू कंप्लीट टू V1 है, ये भी सही है। पर समस्या क्या है कि ही हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इसके संग वर्ब की SAES फॉर्म आनी चाहिए थे, ही नीड्स टू कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, नीड वी टू रिजर्व सीट्स ऑन द ट्रेन। तो यहाँ पे वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले नीड आ रहा है। अगर नीड और डेयर का यूज सब्जेक्ट से ठीक पहले होता है तो फिर ये क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सिर्फ V1, टू नहीं आता। यहाँ टू रिजर्व आ रहा है, टू हटाएंगे हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस, यू नीड डू यू नीड टू सपोर्ट हिम। अब यहाँ पे नीड का प्रयोग सब्जेक्ट से ठीक पहले तो हो नहीं रहा और ना ही इसके तुरंत बाद नॉट आ रहा, तो इसके माने क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है। और अगर ये मेन वर्ब है तो फिर इसके संग वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, टू V1, और टू V1 आ रहा है तो फिर दोबारा पढ़ लेते हैं, डू यू नीड टू सपोर्ट हिम, इसके माने नो एरर। नो एरर भी होता है एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दे डू नॉट नीड्स टू गो देयर। अब यहाँ पे नीड का यूज सब्जेक्ट से ठीक पहले तो हो नहीं रहा, ये हमारा सब्जेक्ट है और ना ही इसके बाद नॉट आ रहा। अब आप कहोगे नॉट यहाँ तो आ रहा है, अरे कहीं भी आए उसके तुरंत बाद नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। और अगर तुरंत बाद आया तो हेल्पिंग वर्ब मानी जाएगी। अब इसके तुरंत बाद तो आ नहीं रहा तो उसके माने क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब है तो उसके बाद वर्ब की टू V1 आनी चाहिए और टू V1 भी आ रही है। पर समस्या क्या है कि अगर ये मेन वर्ब है तो आप जानते होंगे अगर डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो उसके बाद आने वाली मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होती है, मेन वर्ब की V1 होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि वी डू नॉट प्लेस क्रिकेट करोगे क्या, वी डू नॉट प्लेस क्रिकेट ऐसे लिखोगे, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट लिखते हैं ना, क्योंकि डू डज डिड के बाद तो वर्ब की V1 लगाते हैं, तो फिर नीड्स क्यों लगाएंगे, यहाँ पर नीड लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डेयर टू गो देयर। अब यहाँ पे डेयर सब्जेक्ट से ठीक पहले तो आ नहीं रहा तो इसके माने ये वो नहीं है और इसके तुरंत बाद भी नॉट नहीं आ रहा तो इसके माने क्या है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो उसके बाद टू V1 आनी चाहिए और टू V1 आ रही है। पर समस्या क्या है, ठीक वैसे ही जैसे कि सेंटेंस नंबर 3 में थी कि ही जो है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो वर्ब की SAES फॉर्म आएगी। तो बिल्कुल बहनों भाइयों आप लोग समझिए, मेरे प्यारे देशवासियों, कि आई नीड और डेयर जो होते हैं मेन वर्ब का जब फंक्शन करेंगे तो इनके संग SAES फॉर्म भी फंक्शन करती है, ठीक है। ये मेन वर्ब की तरह पूरा फंक्शन करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग सेमी मॉडल्स कहते हैं। आइए अगला सेंटेंस समझते हैं, शी डेयरंट टू कंप्लेन अगेंस्ट हिज टीचर। उसकी हिम्मत नहीं हुई अपने टीचर के अगेंस्ट कंप्लेन करने की, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि डेयर के तुरंत बाद क्या आ रहा है, नॉट। मैंने बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है उसको यही माना जाएगा, इसके तुरंत बाद नॉट है। अगर तुरंत बाद नॉट है तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, V1 आएगी, और आ रही है टू V1, तो टू हटा दीजिए। नेक्स्ट देखिएगा डेयरेंट। अब डेयर के एक तो तुरंत बाद नॉट आ रहा है, ऐसा भी है, और फिर ही सब्जेक्ट से पहले भी आ रहा है, तो इसके माने ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद वर्ब की V1 फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ से टू हटा दीजिए। ठीक, अगला सेंटेंस में देखेंगे, हाउ कैन यू डेयर टू टॉक टू, मतलब ऐसे करके। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डेयर है इसके तुरंत बाद तो नॉट आ नहीं रहा, और डेयर सब्जेक्ट से ठीक पहले नहीं आ रहा, इसके माने ये क्या है, मेन वर्ब। और अगर ये मेन वर्ब होगी तो फिर इसके बाद वर्ब की टू V1 फॉर्म आएगी, टॉक की जगह क्या लिखेंगे, टू टॉक। हाउ कैन यू डेयर टू टॉक टू मी, तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो मुझसे बात करने की। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। तो छोटी सी बात मुझे आपको सिखानी थी। अगली वीडियो में मैं दोबारा आपसे मिलूंगा और मॉडल ऑक्सिलरीज के ऊपर कुछ और भी चीज़ें आपके सामने ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, अच्छी लगती है कमेंट करके हमें बता दीजिए, और जो आपके दोस्त साथी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करें।